नमस्कार, 18 स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल भारतीय बाजार के लिए। गुरुवार का सेशन काफी एक्शन पैक, नतीजों का सीजन लगातार एक्शन में है और कई सारे रिजल्ट्स, ट्रिगर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस के बीच इस वक्त भारतीय बाजार करते हुए ट्रेड। ऐसे में दूसरे दिन लगातार तेजी का दौर हम देख रहे हैं। 25,500 के पार भी निफ्टी पहुंचता हुआ। बैंक निफ्टी, बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स हर तरफ अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम है। आइए क्लोजिंग कॉल की शुरुआत करते हैं। यहाँ से 1.5 घंटे के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसकी तैयारी करते हैं। और सबसे पहले ऑन द शो आपको बता देते हैं क्या एलिमेंट्स हमारे पास। आज चंद मिनटों में आपको एफएनओ मार्केट चेक के जरिए बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मार्केट का सेटअप कैसा नजर आ रहा है। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स, मार्केट के एक्सपर्ट्स, जाने माने दिग्गज जब हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे समझेंगे कि उनके हिसाब से ट्रेडिंग आइडियाज कहां पर बन रहे हैं। ऑप्शंस का भी एक ट्रेड आपको बताएंगे 2:40 पर। 3 बजे मार्केट्स एट 3 BTST STBT ट्रेड्स भी हमारे एक्सपर्ट से लेने की कोशिश होगी 3:10 पर। और इवेंट्स टू वॉच, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, ट्रिगर्स भरपूर होंगे जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। नतीजों के सीजन की दमदार शुरुआत हुई है और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है जो कि बाजार को इस वक्त सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बाजार की बड़ी बातें अब आपके स्क्रीन पर आ जाएगी और इस वक्त अगर बाजार देखें तो पॉजिटिव आउटलुक काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें 25,500 के पार हम देख रहे हैं। इस वक्त निफ्टी 250 अंकों की बढ़त दिखाते हुए बैंक निफ्टी में भी मजबूती का रुझान है, करीब 200 अंक। इनफैक्ट इस वक्त अगर आप देखेंगे लाइफ टाइम हाई से सिर्फ और सिर्फ 200 अंक दूर है इस वक्त बैंक निफ्टी। 57,419 के स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। 57,628 के स्तर जो है बैंक निफ्टी के लाइफ टाइम शिखर के स्तर है, वहां से 200 अंक दूर फिलहाल। 57,000 के पार, 57,600 एंड अबाउ न्यू लेवल्स बैंक निफ्टी जो है वो टच बेस करेगा। देखते हैं आज के सत्र में नजर आते हैं या नहीं। लेकिन निजी बैंक शेयर अच्छा खासा दौड़ लगा रहे हैं। एक्सिस बैंक के स्टॉक प्राइस में मूवमेंट है। रियल एस्टेट शेयरों में मजबूती है। डीएलएफ, ओबरॉय 2 से 5% चढ़े हैं। अच्छी खासी मजबूती के बीच रियल एस्टेट सेक्टर में भी अच्छा एक्शन है। रिजल्ट बैक्ड एक्शन भी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में नजर आ रहा है। और एफएमसीजी शेयरों में भी रौनक है। नेस्ले, कोलगेट 3 से 4% चढ़े हैं। नेस्ले के नंबर्स आते हुए दिखे ऑन दी फेस ऑफ इट पॉजिटिव सेट और उसका असर है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ हम देख रहे हैं। और चलिए बाजार पर तो फोकस है ही, लगातार रणनीति भी आपके लिए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सही और सटीक राय हर पल देने की कोशिश 18 स्वदेश की रहती है। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन पर भी फोकस करना चाहिए। अभिषेक भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं और आइए हमारे एक्सपर्ट्स को भी अब जोड़ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त पैनल पर कुणाल है और ओशो कृष्णन जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। शुरुआत ओशो आपसे करना चाहेंगे। अच्छी मजबूती के बीच कामकाज, 25,550 के पार निफ्टी और नए शिखर के बिल्कुल करीब, कह सकते हैं 200 अंक नजदीक बैंक निफ्टी इस वक्त खड़ा है। क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? मार्केट का टेक्सचर ऑन एन एक्सपायरी डे कैसा देख रहे हैं आप? सबसे पहले आपको, अभिषेक जी एंड कुणाल, तीनों को ही दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड सारे व्यूवर्स को भी बहुत शुभकामनाएं। सी ओवरऑल मुझे अभी भी टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रांग लग रहा है, काफी बुलिश लग रहा है। बिकॉज निफ्टी में अगर हम आज देखें तो 2 टेक्निकल ब्रेकआउट हुए हैं। सबसे पहला तो एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है जो कि लाइफ टाइम हाइज एंड कैलेंडर ईयर हाइज को ज्वाइन करता है। एंड सेकेंडली अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बी शेप रिकवरी भी देखा जा सकता है। सितंबर मंथ के हाई को काफी स्ट्रांगली ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे रहा है। सो निफ्टी का अंडरटोन काफी पॉजिटिव है एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 25,670 से 25,720 तक के जोन बहुत आसानी से अगले हफ्ते टेस्ट कर सकता है निफ्टी। सो अंडरटोन काफी पॉजिटिव है। एंड अभी अगर हम सपोर्ट की भी बात करें तो 25,400 से 500 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आ रहा है। सो बाय ऑन डिप का ही व्यू लेकर के चलना चाहिए। बट 500 से 400 के जोन में अगर निफ्टी मिलता है तो बाई करें। हायर लेवल्स पे इमीडिएटली 700 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल अंडरटोन काफी पॉजिटिव है। एंड जैसा आपने बताया कि बैंकिंग स्पेस में से काफी स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो बैंकिंग स्पेस में अभी भी एक आउट परफॉर्मेंस का चांस है। हार्डली 200 पॉइंट है अपने लाइफ टाइम हाई से, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांगली एक ब्रेकआउट दिखा सकता है एंड यहाँ से फ्रेश
हाई को भी रजिस्टर करते हुए दिखाई दे सकता है। सो इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें सो 57,000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस जोन के आसपास बाई करने की ही राय बनेगी। एंड हायर लेवल्स पे जो इनिशियल टारगेट है वो नियरली 57,800 से 58,000 तक के जोन का इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इंडेक्स पर ये नज़रिया फिलहाल बनता हुआ। अच्छी मजबूती की चाल हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में 57,473, 57,600 के लेवल्स का इंतज़ार होगा। उसके पार अगर आप जाते बैंक निफ्टी को देखेंगे, नए लेवल्स की तरफ कूच करेगा, रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचता दिख जाएगा। लेकिन चलिए क्विकली क्लोजिंग ट्रेड समझ लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव आउटलुक्स और मौके कहाँ पर बन रहे हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। कुणाल, गुड आफ्टरनून। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके फोकस रेडार पर क्लोजिंग ट्रेड्स में। गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को और आपके सभी व्यूअर को हैप्पी दिवाली। ओशो, आपको भी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और हम देख रहे हैं कि मार्केट्स ने पहले ही हैप्पी दिवाली ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग ही है मार्केट में। निफ्टी रेडी हो चुका है 25,700 750 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे। बैंक निफ्टी डेफिनेटली आज ही ऑल टाइम हाई का लेवल भी निकाल ही देगा, तो आज ही लग रहा है कि नया हाई बन जाएगा बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव है। पोजिशनल टारगेट बैंक निफ्टी के लिए 58,500 के रहेंगे। ओवर द वीकेंड यस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के रिजल्ट्स है, तो हमें लगता है कि वहाँ पे भी मोमेंटम अच्छा ही रहना चाहिए और जो बैंक निफ्टी को 58,500 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। सो कहीं ना कहीं मार्केट्स पे व्यू पॉजिटिव है। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, फर्स्ट स्टॉक मैं जो पिकअप करूंगा वो है एफएमसीजी स्पेस में से, और स्टॉक का नाम है, आप कंजम्पशन बास्केट बोल सकते हो, टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर एक अच्छे खासा कंसोलिडेशन का बेस था। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है और मुझे लग रहा है कि ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेक होगा और एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। एंड ये स्टॉक पिछले एटलीस्ट 10 से 12 दिनों में चला नहीं है, तो मुझे लगता है अभी इसकी मूव आने की तैयारी हो चुकी है। अपना 20 डीएमए भी ब्रेक कर दिया है और पिछले 4-5 दिन का जो रेजिस्टेंस जोन था वो भी निकल चुका है। सो टाटा कंज्यूमर को बाय करने की सलाह रहेगी। 1110 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 1180 का और सेकंड टारगेट रहेगा 1200 के। सो टाटा कंज्यूमर मेरी पहली पिक रहेगी बाई साइड पे। सेकंड पिक है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे पैराबोलिक मूव आ सकता है, वो है बीईएल, डिफेंस में से। सो डिफेंस एज अ स्पेस भी कंसोलिडेट कर रहा था एंड अभी लगता है कि डिफेंस में नेक्स्ट लेग ऑफ जो रैली है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड यहाँ पे बीईएल का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। एक अगेन छोटा सा कंसोलिडेशन है हायर लेवल्स पे और मुझे लगता है कि वापस से ऊपर की तरफ टूटेगा और एक बड़ा मूव आने के लिए रेडी हो चुका है। सो बीएल पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 400 का रहेगा डाउन साइड पे। हायर लेवल्स पे आपके टारगेट रहेंगे 430 से लेके 440 तक के। ठीक है, ये दो शेयर होंगे, टाटा कंज्यूमर हो गया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। 412 रुपये का भाव है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के और इसको भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। आज हमने एक शो किया था 12:30 बजे रॉकेट शेयर, और उसमें हमारे साथ हमारे एक एक्सपर्ट जुड़े थे गौरांग शाह। उन्होंने भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपना भरोसा जताया, बट वो फंडामेंटल व्यू था, थोड़े से लंबे नजरिए के साथ 470-80 रुपये के टारगेट के साथ उन्होंने शेयर को खरीदने की सलाह दी थी। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर भी इसके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इसके चलते ये रेकमेंड हो रहा है। कंजम्पशन में तो बड़ा बढ़िया माहौल बना है। नेस्ले कल भी चला, आज भी हम देख रहे हैं कि नेस्ले में जो आय का जो फिगर आया वो बहुत बढ़िया निकल के आया और करीब 4% की तेज़ी के साथ ये हम देख रहे हैं कि टॉप गेनर है ये शेयर। नेस्ले, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, और अगर इस बास्केट को थोड़ा और लंबा कर दें, ऑटो भी अगर जोड़ दें कंजम्पशन में, तो एमएनएम, टाटा मोटर, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इटर्नल को क्या हुआ? इटर्नल हम देख रहे हैं कि इस वक्त इसमें कमज़ोरी पर कारोबार होता हुआ आपको दिखाई देगा और जो गिरावट है आप देखेंगे कि लगभग इसमें 1% के आसपास की कमज़ोरी पर कारोबार हो रहा है। आज ही इसने नया हाई भी बनाया है। इटर्नल को लेकर एक व्यू आपसे जानना चाहेंगे कुणाल, आप ही इस पर राय दीजिए। क्या इस पर क्या करना चाहिए? इटर्नल बाय ऑन डिप्स करना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर में तो कोई ऐसी खास वीकनेस होगी नहीं, क्या राय होगी आपकी? फर्स्टली इटर्नल की अगर बात करें तो हमने जो रैली देखी थी
स्टार्ट हुई थी 293 295 के जोन से हमने सीधा स्टॉक को 350 360 के तरफ देखा है एंड रिजल्ट्स आज आए हैं एंड ऑलरेडी जैसे हम कहते हैं कि मार्केट्स काफी कुछ डिस्काउंट कर चुका है एंड वो डिस्काउंटेड रैली ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है। सो अगर कोई लोअर लेवल से होल्ड कर रहा है तो मैं कहूंगा कि एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट बुक कर ले करंट लेवल्स पे। डिप्स पे अगर आता है तो अभी हम एक कॉल लेंगे कि वहां पे ये डिप या रिवर्सल कहाँ पे बनता है 315 320 के आसपास। सो करंट लेवल से तो डेफिनेटली फ्रेश लॉन्ग मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर कोई लॉन्ग ऑलरेडी होल्ड कर भी रहा है तो मेरा सजेशन रहेगा कि पार्ट प्रॉफिट एटलीस्ट बुक कर ले और बाकी में भी आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें जो कि रहेगा 20 DMA का जो कि है 337 पे। अगर वो ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इटर्नल को लेकर ये व्यू। एक और शेयर जो काफ़ी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती दिखा रहा है और वो शेयर है वरुण बेवरेजेस का। हालांकि अगर आप थोड़ी लंबी अवधि में देखेंगे तो शेयर ने निराश किया है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में हम अच्छी तेज़ी इसमें बनते हुए देख रहे हैं। आज 3-3.5% ऊपर है। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि ये शेयर चढ़ा था। वरुण बेवरेजेस में ओशो जी कोई मौके आपको दिख रहे हैं इसमें? 460 रुपये का भाव, वैसे थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, कंसोलिडेट किया है शेयर ये, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छी चाल दिखाने के लिए तैयार हो रहा है शेयर? वरुण बेवरेजेस की बात करें तो ये काउंटर में कंसेक्यूटिव लोअर लोज लोअर हाइज के ही पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आज जिस किस्म का डेवलपमेंट हुआ है एंड जिस लेवल पे हुआ है वो हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन है। सो नियर अबाउट 440 435 हिस्टोरिकली इस काउंटर को काफी स्ट्रॉन्ग कुशन प्रोवाइड किया है। सो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक बार के लिए ट्रेड लिया जा सकता है, बट ओनली फॉर अग्रेसिव ट्रेडर्स जो कि अपने पोजीशंस शॉर्ट टर्म्स में ही एग्जिट कर लें। बिकॉज मुझे लगता है जब तक 435 को सस्टेन कर रहा है एक बार के लिए लॉन्ग का पोजीशन ले सकते हैं। टेक्निकली ओवरसोल्ड टेरेन से टर्न अराउंड हो रहा है काउंटर। सो हायर लेवल्स पे 480 से 490 तक के टारगेट हमें इमीडिएट बेसिस में देखने को मिल सकता है काउंटर में। सो 490 के टारगेट के लिए पोजीशन लें एंड 435 से 440 का सपोर्ट है जिसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहे हैं। 440 का सपोर्ट है, उसको आप मेंटेन कीजिए। वरुण बेवरेजेस में आप खरीदारी कर सकते हैं। एक और खेमा जहां पर आज हम देख रहे हैं कि बाइंग अच्छी है वो है फर्टिलाइजर का और केमिकल का। एसआरएफ का शेयर लेकर आइए क्योंकि ये ट्रेडर्स का फेवरेट काउंटर भी है और एसआरएफ में हम लगातार बाइंग देख रहे हैं। करीब 2800 रुपये से चलते चलते हुए 3200 रुपये का शेयर हो गया है। एक तरफा ये मूव रही है करीब 400 रुपये के आसपास की। एसआरएफ लिमिटेड, कुणाल आप जरा इसके बारे में बताइए, किसी की अगर तेजी की पोजीशन है तो क्या होल्ड करें या फिर पार्ट प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं? और किसी को अगर नया लेना हो उसको भी क्या आप सजेस्ट करेंगे एसआरएफ? आई थिंक डेफिनेटली अगर कोई पहले से होल्ड कर रहा है तो कंटिन्यू करे होल्ड करना। स्टॉक का जो एक ब्रेकआउट है 3-4 दिन पहले ही आ गया था जब 3000 का लेवल निकला था, तो वो अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। इंटरनली भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है मुझे। एक पैराबोलिक मूव देखा है हमने एटलीस्ट पिछले 10 सेशन में देखोगे तो कंटिन्यूस रैली देखने को मिली है। सो अगर जिसने ब्रेकआउट के ऊपर लिया है 3000 के ऊपर तो कंटिन्यू करे होल्ड करना। मुझे लगा है और भी ऊपर जगह बाकी है। स्टॉक में पोटेंशियल है 3250 3300 जो ऑल टाइम हाई है उसको भी टेस्ट करने की। सो कंटिन्यू करे होल्ड करना। अगर किसी ने एकदम ही लोअर लेवल से रिवर्सल पकड़ा है तो एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट बुक करिए, बाकी की पोजीशन आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय एसआरएफ पर फिलहाल मिलती हुई करीब 4% की बढ़त पर इस वक्त कामकाज। बाजार की इस तेजी में मेजर कंट्रीब्यूशन बैंक्स एंड फाइनेंशियल से है। देखिए चारों मेजर बैंकिंग प्लेस जो हैं आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, चारों में अच्छी खासी मजबूती 1.5% की तेजी नजर आ रही है और एमएनएम के स्टॉक प्राइस में भी करीब 1.5% की तेजी। तो ये 5 कॉन्ट्रीब्यूटर सबसे ज़्यादा बाजार की इस तेजी में सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और बिकवाली, इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, टीसीएस और सन फार्मा जैसे काउंटर से हाथ लगी हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर ओशो आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे कि इन दिनों आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं तो लगातार आईटी सेक्टर पर बातचीत हो ही रही है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें यहाँ से आगे बैंक्स फाइनेंशियल्स के नंबर्स आएंगे। बात हम आईटी और रियल एस्टेट की तो कर रहे हैं, लेकिन बैंक्स फाइनेंशियल्स को भी कैसे प्ले आउट करना चाहिए। सरकारी बैंक क्षेत्र, निजी बैंक क्षेत्र, आज के सत्र में भी हम न्यूज़ फ्लो के जरिए ही सही लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में इम्पैक्ट देख रहे हैं। प्राइवेट बैंक स्पेस में अच्छा खासा एक्शन है। यस, अगर हम पिछले 2-3 हफ्तों की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ था।
एंड अभी अगर हम रिसेंटली देख रहे हैं तो पिछले 2 दिनों से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक अच्छा लीड दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड इवन फाइनेंशियल स्पेस में काफी अच्छा ब्रेकआउट या स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के सिग्नल्स हैं। अगर मेजर की बात करें, हेवी वेट की बात करें, तो आईसीआईसीआई बैंक प्रेफर्ड पिक रहेगा। इस काउंटर में अपने 200 सिंपल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड हुआ है एंड इवन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ से अच्छा पोजीशन है आईसीआईसीआई में अपने लॉन्ग के बेट्स लगाने के लिए। हायर लेवल्स पे 1460 1470 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड वही अगर हम फाइनेंस में देखें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये दोनों ही बजाज ट्विंस में काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। सो ओवरऑल मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल काफी पॉजिटिव लग रहा है एंड हाईली एक्सपेक्टेड है कि ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकता है। सो बैंकिंग पे ज्यादा प्रेफर्ड पिक रहेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन बनाने की राय बनेगी। लिए ये एक स्ट्रैटेजिक व्यू होना चाहिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर, ये हमारे एक्सपर्ट की तरफ से फिलहाल राय मिलती हुई दिख रही है। बाजार में कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जहां पर जबरदस्त एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है, उन स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के चार्ट्स को पुल अप करना चाहिए। कल भी ये स्टॉक तेजी दिखा रहा था और कुणाल आज के सत्र में भी मजबूती है। अगर पिछले 2 से 3 सेशंस के भी व्यू लेके लेंगे तो ऑलमोस्ट 10 to 12% के मूव्स तो स्टॉक ने दिखाए ही हैं। ओला इलेक्ट्रिक 55 के लेवल्स पर, इस पर टेक्निकल नजरिया क्या होगा? ओला इलेक्ट्रिक ऐसा काउंटर रहा है जो पिछले 1 महीनों में रिटेल फेवरेट हो चुका है एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं हर डिप्स पे बाइंग इंटरेस्ट लोग ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखे स्टॉक का तो हमने जो पूरी रैली देखी थी जो स्टार्ट हुई थी 40 के लेवल से, हमने देखा था कि 70 तक ये रैली फिजल आउट हो चुकी थी एंड वहां से हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था डाउन मूव पे। अब जो हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पेसिफिकली, ये पूरा जो करेक्शन था उसको हम एक टेक्निकल टर्म्स में एक एंडिंग डायगोनल बोलेंगे, उसका ब्रेकआउट आया हुआ है और ये ब्रेकआउट के जो टारगेट्स हायर लेवल्स पे आते हैं वो है 60 तक के। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे व्यू पॉजिटिव रहेगा, ब्रेकआउट स्ट्रांग है, ये जो सपोर्ट है 48 49 का वो होल्ड करना चाहिए। हायर लेवल्स पे 60 के टारगेट्स फर्स्ट हो गए जहाँ पे उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो एक बार निकलता है तो फिर एक नई रैली स्टार्ट हो जाएगी जो स्टॉक को नए हाइस तक भी लेके जा सकती है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे 60 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक्स में। ओके, ओला इलेक्ट्रिक पर ये एक टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। इस बीच हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट शामिल हुए हैं, गौरव शर्मा है हमारे साथ। गौरव, गुड आफ्टरनून। आपकी तरफ से भी आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन से शुरुआत करते हैं। बताएं कौन से स्टॉक्स इस वक्त आपके रेडार पर? हेलो, गुड आफ्टरनून मानसी, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। पहला शेयर जो मैं आज सजेस्ट करना चाहूंगा मेटल स्पेस का है JSL, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। करंट मार्केट पे अराउंड 806 के अराउंड ट्रेड कर रहा है स्टॉक। काफी बेहतरीन फॉर्मेशन है। एक कंसोलिडेट होने के बाद अब मुझे यहाँ से एक ब्रेकआउट आता नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस भी करीब ही है, देयरफॉर एक अच्छा अट्रैक्टिव बेट बनता है ये। 780 का स्टॉप और 850 तक के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 3 से 4 दिनों में। एक और स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट में चुना है, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। आज FMCG पैक्स वापस फ्लेयर में है। नेस्ले के रिजल्ट्स के बाद काफी तेजी दिखाई दी है। कई और FMCG स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर जिस तरीके से अभी बॉटम पे अवेलेबल है, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस टू टारगेट का रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव है। करंट लेवल यानी 2550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाय की सलाह रहेगी। 2490 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है और 2700 के करीब के हम टारगेट्स इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 5 से 7 ट्रेडिंग सेशंस एक हफ्ते भर में। भर में एचयूएल के लिए 2700 के टारगेट की आप उम्मीद करके चलिए। 2500 रुपए के ऊपर तो शेयर आ गया है और 2450 रुपए का आपको इसमें लगाना है स्टॉप लॉस। एक और शेयर जिसमें हम रफ्तार अच्छी देख रहे हैं वो है सीएट का। सीएट में कल भी हमने तेजी देखी थी और आज भी सीएट का शेयर मजबूती अच्छी खासी दिखा रहा है। हमने देखा है कि प्रीवियसली ऐसा हुआ है कि 3900 से जाकर 4000 की रेंज में सीएट का शेयर फंसता है, फिर वहां पर सप्लाई आ जाती है। लेकिन क्या इस बार चूंकि ऑटोज चल रहे हैं, फेस्टिव डिमांड हमने देखी है, तो टायर की रिप्लेसमेंट डिमांड भी आती है, ये तमाम फैक्टर्स हैं फंडामेंटली हम कह सकते हैं फेस्टिवल्स पे। सीएट को लेकर ओशो आपका व्यू क्या है? क्या सीएट यहां से और चलेगा? और सीएट ही नहीं, हम देख रहे हैं कि टायर स्पेस में अच्छी खासी रौनक हाल फिलहाल रही है, यहां तक कि 1.5 लाख का शेयर एमआरएफ वो भी चलता हुआ दिखाई दिया है। यस, नो डाउट टायर स्पेस में काफी अच्छा मजबूती देखने को मिल रहा है एंड रिसेंटली अगर हम देखें तो बाइंग ट्रैक्शन भी देखने को बिल्कुल मिल रही है।
बट सीएट स्पेसिफिकली देखें तो जैसा आपने बताया कि 3900 के आसपास ये जाते हुए वहां पे कंसोलिडेट करके एक करेक्शन देखने को मिलता है। सो अभी भी व्यू सेम है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, काउंटर में अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रांगली होवर कर रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ से हायर ट्रेंड मेंटेन करना चाहिए, बट अगेन 3900 के पास हमें वापस से रिव्यू करना पड़ेगा कि वेदर इस बार यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे सकता है। इन केस अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से 400 से 500 पॉइंट की अपवर्ड रैली देखने को मिल सकती है। सो नियर अबाउट 4300 से 4400 का टारगेट रहेगा इन केस ऑफ ब्रेकआउट। बट जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है 3900 को इमीडिएट टारगेट लेकर के सीएट में बाइंग की पोजीशन बनाए रहना चाहिए। ठीक है, सीएट को लेकर ये व्यू। लेकिन नेस्ले आज चला क्यों? क्योंकि नेस्ले हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी आज के सत्र में, कल भी लगभग इतना ही चला था नेस्ले का शेयर, और 2 दिन में अगर हम देखेंगे तो बढ़िया मजबूती इस शेयर में आ चुकी है। इसको जरा समझते हैं विस्तार से। हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं ये बताने के लिए कि आखिर ये शेयर क्यों मजबूत है। स्नेही, हमने देखा कि आय के फिगर अच्छे आए थे, बाकी चीजें तो इन लाइन दिखाई दे रही थी। आप जरा बताइए कि क्या ट्रिगर बना है नेस्ले के शेयर के तेजी के पीछे आज? जी बिल्कुल, एफएमसीजी क्षेत्र के दूसरी तिमाही के अर्निंग्स शुरू हो चुके हैं आज नेस्ले के साथ, और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है क्योंकि नेस्ले के द्वारा अच्छे नंबर्स आए हैं दूसरी तिमाही के लिए। अगर हम स्टैंडर्ड ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू आया है 5644 करोड़ पर, 10.5% की ईयर ऑन ईयर अपटिक, और हमारी उम्मीद से काफ़ी बेहतर। नेट प्रॉफिट आया है 753 करोड़ पर, हमारी उम्मीद से इनलाइन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 24% का कट है, पर ये वन ऑफ था उनके बेस क्वार्टर में, इसके लिए कट है, वरना अच्छा इनलाइन आंकड़ा आया है नेट प्रॉफिट का भी। एबिटा के बारे में बात करें तो 1237 करोड़ पर ये फिगर आया है, 6% की अपटिक ईयर ऑन ईयर, और एक बार फिर हमारी उम्मीद से काफ़ी बेहतर किया है एबिटा के आंकड़े ने। एबिटा मार्जिन के बारे में बात करें तो हल्का सा प्रेशर हमें यहाँ पर देखने को मिला है, 21.9% पर ये आंकड़ा आया है, 22.9% था ये पिछले साल, तो लगभग 100 बिप्स का एक हमें कट देखने को मिला और हमारी उम्मीद से हल्का सा कम आया है एबिटा मार्जिन। अगर हम स्कोर कार्ड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू बीट, एबिटा बीट, पैट इन लाइन और मार्जिन हमारी उम्मीद से थोड़ा सा मिस। अब आइए हाइलाइट्स जान लेते हैं, कमेंट्री देखते हैं मैनेजमेंट की। मिस्टर मनीष तिवारी जो कि सीएमडी है, याद रखेगा कि ये पहला क्वार्टर है नेस्ले के अर्निंग्स का मिस्टर मनीष तिवारी की लीडरशिप के अंदर, जिन्होंने सुरेश नारायण को रिप्लेस किया था 1 अगस्त से। वो कहते हैं कि कंपनी ने वॉल्यूम लेड डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ देखा है और उनके 4 कोर कैटेगरीज में से 3 कैटेगरीज ने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लेड डबल डिजिट ग्रोथ भी देखा है। अगर सेगमेंटली बात करें तो जो कन्फेक्शनरी उनका सेगमेंट है चॉकलेट्स का, डबल डिजिट ग्रोथ देखा है, अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी तगड़ा रहा है। किटगैट उनका लार्जेस्ट ग्रोथ ड्राइवर था, मंच और मिल्की बार ने भी काफ़ी अच्छा किया है। पाउडर और लिक्विड बेवरेजेस के बारे में बात करें तो अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। नेस्कैफे ने अपना कॉफ़ी में जो लीडरशिप बरकरार रखा है वो भी एक अच्छी बात है। प्रिपेयर डिशेज और कुकिंग एड्स के बारे में बात करें तो डबल डिजिट वैल्यू ग्रोथ देखा है, और पूरे सेगमेंट का सबसे बड़ा अर्नर है मैगी नूडल्स, जिन्होंने एक डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया है। मैगी नूडल्स के क्षेत्र में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पर। मिल्क प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिशन, अब ये उनका एक सेगमेंट जहाँ पर हमने डबल डिजिट ग्रोथ नहीं देखा है, मिक्स ग्रोथ देखा है बारिश की वजह से, और हमारी उम्मीद से इनलाइन था ये। उनका जो पेट फूड का बिजनेस है वहाँ पर भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है, और आउट ऑफ होम बिजनेस में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छे आंकड़े आ रहे हैं नेस्ले से। और एक और हाईलाइट की बात है कि उन्होंने सानंद जो कि गुजरात में है वहाँ पर एक नई मैगी नूडल की प्रोडक्शन लाइन शुरू की है, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी उन्होंने अनाउंस किया है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छे नंबर्स नेस्ले की दूसरी तिमाही से। ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया। तो स्नेही ने बता दिया है कि क्या क्या रीजंस हैं गुजरात के साणंद में इन्होंने प्लांट अपना शुरू किया है, और ये ट्रिगर बना है नेस्ले के लिए, मतलब ट्रिगर्स में से एक ये ट्रिगर है। और इसके अलावा हमने देखा कि बाकी कई सारे पैरामीटर्स पर उनके नतीजे अच्छे आए हैं। लेकिन आज जो शेयर गिरावट का शिकार भी हो रहा है ना, केईआई इंडस्ट्रीज, उसमें भी गिरावट का ट्रिगर साड़न से जुड़ा है क्योंकि साड़न में उनकी एक फैक्ट्री थी जो शुरू होने वाली थी, अब उसको थोड़ा सा उसमें देरी हो रही है, तो उसके चलते वहाँ पर गिरावट आ जा रही है। उसकी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन नेस्ले पर एक व्यू जानना चाहेंगे आपसे गौरव जी। 2 दिन में करीब 100 रुपये की तेजी नेस्ले में हो गई है। नेस्ले अभी क्या और चलेगा, और क्या नई पोजीशन भी लेने की आप सलाह देंगे या फिर आप करेक्शंस का वेट करें? अभिषेक जी, नई पोजीशन की तो सलाह नहीं दूंगा बिल्कुल भी इन लेवल्स पे,
शेयर के अंदर 1180 से लगभग 100 रुपए के मूव 1280 तक का आ गया है। एक छोटा डिप अगर 30-40 रुपए का मिले तो ट्रेडर्स उसे शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अभी के हिसाब से मैं देखूं तो यस, ये रैली थोड़ा और एक्सेलरेट होते आगे बढ़ते हुए नजर जरूर आ रही है मुझे 1320-1330 लेवल्स पर, बट वो करंट लेवल से पोजीशन लेने के लिए स्टॉप लॉस टू टारगेट का जो रेशियो बन रहा है वो फेवरेबल नहीं है। देयरफॉर फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। जिनके पास है वो पोजीशन अपनी होल्ड करें। थोड़ी गुंजाइश शेयर में और नजर आती है 50 रुपए की एक फर्दर अपमूव की। ठीक है, 50 रुपए की फर्दर अपमूव यानी कि 1350 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। अगर आपके पास है तो होल्ड करें। नई पोजीशन अब इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा ना अवॉइड कीजिए। थोड़ा नीचे आए तो फिर कंफर्ट बन सकता है। निफ्टी के 50 में से इस वक्त हम देख रहे हैं कि 45 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और निफ्टी है डे हाई पर। तेजी कितनी है? तेजी है 260 अंकों की। 1% से भी ज्यादा की तेजी निफ्टी में हो गई है और 25,600 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो अपने रिकॉर्ड हाई से जो दूरी रह गई है करीब करीब 150 पॉइंट की ही रह गई है। 57,500 के आसपास आपको निफ्टी बैंक, जो इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वहां पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। 700 पॉइंट की, 750 पॉइंट की शानदार तेजी निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं। इन पर भी हम चर्चा करेंगे। एक बार इंडेक्स का व्यू फिर से लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन एक छोटा सा विराम पहले और उसके बाद तुरंत हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में, जहां पर मार्केट में देखें तो काफ़ी अच्छी रौनक, लगभग 680 अंकों की तेज़ी निफ्टी बैंक दिखा रहा है। अब 265 अंकों की तेज़ी जो है अब निफ्टी 50 में आ गई है। तमाम काउंटर्स पर हमने चर्चा की और आपके लिए जाना कि किस तरीके से आप इन सभी काउंटर्स को ट्रेड कर सकते हैं। नेस्ले इंडिया लीड करता हुआ दिख रहा है। सुबह हमने आज टाइटन की बात की थी, जहाँ पर मुझे याद है 1-1.5% तक की तेज़ी थी और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट को हमने हाईलाइट किया था कि क्या कुछ खास लग रहा है टाइटन में, और ज़बरदस्त मूव अब टाइटन का स्टॉक भी आपको दिखा रहा है, बन चुका है निफ्टी का टॉप 3rd गेनर। साथ ही साथ कई सारे रियल्टी काउंटर्स में भी आज एक अच्छा एक्शन हम देख पा रहे हैं। बट नेस्ले की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए नेस्ले ने पूरे एफएमसीजी पैक का मूड और माहौल बदल के रख दिया है। नेस्ले तो है ही, पर टाटा कंज्यूमर्स देख लीजिए, उसमें एक अच्छी तेज़ी है। कोलगेट आप देख लीजिए, वहाँ पर लगभग 3% तक का उछाल जो है वो काउंटर भी दिखा रहा है। और आमतौर पे ये सभी स्टॉक्स जो हैं वो बेहद स्लो मूवर देखे जाते हैं। पर गौरव, एक बार कोलगेट पे ही आपसे राय लेंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी स्टेबल बिजनेस है। कहीं ना कहीं इनके मार्जिन्स जी हाँ थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, पर कंपटीशन है तो सही, पर कोलगेट ने अपना दबदबा इस पूरे इंडस्ट्री में बरकरार रखा है। क्या राय रखते हैं आप स्टॉक प्राइस पे? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नेस्ले के अर्निंग्स आए हैं, इससे पूरे एफएमसीजी पैक में जोश है। क्या कोलगेट चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है? हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एफएमसीजी पैक में कोलगेट एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर एक लंबी प्रॉफिट टेकिंग के बाद एक अपमूव मोस्ट वारंटेड है। करंट लेवल्स जो कि 2284-80 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, यहाँ पे सपोर्ट जोन है इस स्टॉक के अंदर काफी अच्छा, और एक रिवर्सल की गुंजाइश भी बनती हुई मुझे नजर आ रही है। बट फ्रेश लेवल्स पे क्या वो एक्चुअली में कल्मिनेट हो पाएगा, ट्रांसफॉर्म हो पाएगा उस ब्रेकआउट की तरफ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कह पाना। बट हाँ, सर्टेनली आज एक वॉल्यूम सपोर्ट के साथ बाइंग नजर आ रही है। अगर कल के सेशन तक मैं और वेट करना चाहूंगा, अगर इसके अंदर वो अपमूव बरकरार रहता है तो ये स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 2400 से 2480 तक के लेवल्स तक अपने ऑनगोइंग अपमूव को एक्सटेंड करने का। बट एज ऑफ नाउ अभी फिलहाल मैं इसमें बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम। चलिए थोड़ा सा और समय के लिए वेट करिए। जी हाँ, मैं भी देख रही थी कई समय के बाद जो है कोलगेट ने एक उछाल दिखाया है। आप देखेंगे अगर इस साल की शुरुआत से देख लें या फिर चलिए पिछले साल नवंबर से देख लें, तो कहीं ना कहीं 3800 के लेवल्स थे, वहाँ से अब स्टॉक जो है लगभग 2200, मतलब
ऑलमोस्ट आधा जो है ये स्टॉक हो चुका है। किस तरीके के ऐसे दिग्गज कंपनीज में भी लोगों के पैसे टूटते हुए नज़र आए हैं, ये देखना थोड़ा सा दुखद ज़रूर है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ काउंटर्स पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बैंकिंग स्पेस में से जी हाँ, एक्सिस बैंक तो अच्छा था ही, पर कोटक महिंद्रा बैंक अब बन चुका है निफ्टी का सेकंड टॉप गेनर। गौरव, बैंकिंग स्पेस में से अभी भी कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है जो कि चलने के लिए तैयार होगा? क्योंकि देखिए, मैं निफ्टी बैंक को भी देख रही थी, शायद कुछ ही पॉइंट्स दूर है वो अपने ऑल टाइम हाई से। तो कोई और प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक आपको लग रहा है जो कि वो भी ऑल टाइम हाई छू सकता है? यस सर्टनली, अभी एक फ्रेश हमने अपना दिवाली रिकमेंडेशंस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को रिकमेंड किया है इन्हीं करंट लेवल्स पे। तो एक जनरल डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहूंगा, हम रिपोर्ट रिलीज कर चुके हैं विद अ बाय रेटिंग ऑन इट, तो हमारे क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो सकती है। अभी ये शेयर 58 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और जो हमने इसके अंदर टारगेट सजेस्ट किया है दैट इज 75 रुपीज। तो लगभग 30% का अपसाइड पोटेंशियल हम देख रहे हैं, एंड विच इज ये लेवल उसके 52 हफ्ते के स्तर के ऊपर का लेवल है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले साल भर के अंदर हमें वो लेवल देखने में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा बीट स्टॉक है, पीएसयू बैंक है, अच्छी परफॉर्मेंस है, फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है। जिस प्रकार से बड़े पीएसयू बैंक्स जैसे स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक बड़ौदा ने परफॉर्म किया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी नोट पे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी परफॉर्मेंस निखरती हुई नजर आएगी, और इसके शेयर प्राइसेस में एक रीजनेबल उछाल की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2.25% इस वक्त हम देख रहे हैं कमजोरी है, लेकिन फर्दर यहाँ पर एक मूवमेंट आती नजर आती है हमारे एक्सपर्ट को। इस वक्त बाजार की चाल जहाँ मजबूती की है, सेक्टर वाइज भी अगर एक्शन को देखेंगे काफ़ी अच्छा एक्शन पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक ने बैक सीट पकड़ी है, बट अदरवाइज सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन नजर आ रहा है। एफएमसीजी आज सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस इस वक्त एफएमसीजी स्पेस की तरफ से, जिसमें नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, कोलगेट पामोलिव, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी नज़र आ रही है। इसके ठीक बाद रियल एस्टेट सेक्टर का खेमा भी काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाते हुए ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड सेलेक्ट, मीडिया, मेटल, आईटी, एनर्जी, फार्मा, इन दिस ऑर्डर अच्छा खासा एक्शन हम इन सेक्टर्स में देख रहे हैं। लगभग सारे सेक्टर्स भी चेक कर रहे हैं। इवेंचुअल मूवमेंट उसका एक हम देख रहे हैं स्टॉक वाइज, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट के तौर पर आप रिफ्लेक्ट होता हुआ देख रहे हैं। सारे के सारे स्टॉक्स भी द लार्जर प्लेयर्स या फिर छोटे मझोले स्टॉक्स अच्छा खासा मोमेंटम बेस्ड कामकाज कर रहे हैं। अडानी ग्रीन के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की हम बात कर रहे हैं, और गौरव, अडानी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन दोनों स्टॉक्स पर एक नज़र होनी चाहिए। अडानी ग्रीन स्टॉक्स में हम देखते हैं मूवमेंट, एंड आज के सत्र में भी पॉजिटिव मूवमेंट है, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन इतना नहीं चल पाता। आज के सत्र में हालांकि 0.5% के गेन्स हम देख पा रहे हैं। क्या राय होगी इन रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस स्टॉक्स पर? समहाउ ये दोनों स्टॉक्स का जो चार्ट फॉर्मेशन है वो मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है फ्रॉम अ ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट, और इवन फ्रॉम अ मिड लेवल और 2-3 महीने, 4-6 महीने के हिसाब से भी देखूं तो मुझे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं नजर में आता है। आई सी द ग्रीन एनर्जी स्टोरी फ्रॉम अ लिटिल लार्जर पर्सपेक्टिव, 2 से 3 साल से ऊपर का व्यू है। तो आई थिंक सर्टनली ये एक ऐसे स्टॉक्स हैं, ये एक ऐसा सेगमेंट है विद इन द पावर स्पेस जो कि अपना पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूट करते समय होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की तरह जिस तरीके का गवर्नमेंट का वर्ल्ड ओवर फोकस चल रहा है और जिस टाइप का केपेक्स इन्वेस्टमेंट आ रही है, आई थिंक दिस इज द न्यू एज सेगमेंट जिसके अंदर ग्रोथ हमें आने वाले कुछ समय में नजर आएगी। बट इमीडिएटली कितना ग्रोथ पोटेंशियल निकाल पाएगा, आई स्टिल हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो मैं फिलहाल इन दोनों ही शेयर्स पे अवॉइड की सलाह दूंगा फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं 2-3 साल के लिए, तो आप सर्टनली इन दोनों में से कोई भी स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, दे आर इक्वली गुड। सो इवन बिफोर दिवाली बाज़ार में तो दिवाली हम देख ही रहे हैं, क्योंकि बाज़ार इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर कामकाज करते हुए तेज़ी लगातार बढ़ती हुई 25,600 के पार निफ्टी में इस वक्त कामकाज आप देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी नए लेवल्स ऑलरेडी अच्छी खासी मजबूतियाँ, करीब 150-200 अंक दूर है बैंक निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड स्तरों से। ब्रॉडर मार्केट्स में भी इस तरह का एक्शन। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन एक्शन काफ़ी है मार्केट में। ब्रेक के उस पार भी इंटरेस्टिंग स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आपके सामने हम लेकर वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और लगातार रिजल्ट का एक्शन हम देख रहे हैं बाजार में, और रिजल्ट सीजन की शुरुआत अच्छी हुई है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में देखिए ट्रिगर्स और सपोर्ट वाले पैरामीटर्स होने चाहिए, बाजार में तेजी के कारण होने चाहिए, और वो कारण अब हमें मिल गए हैं। इस वक्त अगर आप देखें एकमात्र FIs की तरफ से जो बिकवाली का ट्रेंड है, वो एक ट्रेंड अभी भी पूरी तरह से वापस कम बैक FIs की खरीदारी नहीं हो पा रही है। बट उसके अलावा रिजल्ट सीजन अच्छे हैं। विदेशी बाजार को ज़्यादा इम्पैक्ट या ज़्यादा उसका असर भारतीय बाजार पर नहीं पड़ता, हमारे अपने ट्रिगर्स जिस पर हम चलते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें फेस्टिवल एक मूवमेंट है, दिवाली और सबसे बड़ा फेस्टिवल इनफैक्ट देश का, उससे ठीक पहले दिवाली की धूम, कंजम्पशन स्पेस में GST रेट रैशनलाइजेशन, ढेर सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त अच्छी खासी मोमेंटम और तेज़ी दे जा रहे हैं बाजार को। रिजल्ट सीजन भी इसमें से एक है, और जो सपोर्ट की ज़रूरत थी वो रिजल्ट सीजन से एटलीस्ट शुरुआत में तो मिली है। नतीजों के सीज़न का एक हफ्ता हो चुका है। रिजल्ट में IT स्पेस के लार्जर प्लेयर्स के नतीजे आए हैं, कुछ प्लेयर्स के नतीजे आने वाले हैं। इस कड़ी में विप्रो के नंबर्स से अनुमान क्या है ये आपको बता देते हैं। विप्रो से एक्सपेक्टेशन हम ये लगा कर चल रहे हैं कि मुनाफे के फ्रंट पर जो है शायद थोड़ी सी गिरावट हाथ लगे, 2% की बिकवाली नज़र आ सकती है। रेवेन्यू के फ्रंट पर मजबूती और बढ़त के आसार नज़र आ रहे हैं। मार्जिन्स जो हैं वो फ्लैटिश रहने के अनुमान है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी फ्लैटिश ट्रेंड ऑन क्वार्टर बेसिस एक्सपेक्ट करके हम चल रहे हैं। और इसके अलावा वर्टिकल वाइज IT सेक्टर में देखना होता है कि किस वर्टिकल से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। लगभग सारे IT मेजर्स अब तक जो नंबर्स दे गए हैं उनमें BFSI वर्टिकल ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, और विप्रो में भी ग्रोथ ड्राइवर BFSI वर्टिकल रह सकता है, ये हमारा अनुमान है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, CPG और लॉजिस्टिक वर्टिकल से वीकनेस हाथ लग सकती है। मार्जिन्स टाइट रेंज में रहेंगे जैसे मैंने बताया, और शायद स्लाइट सॉफ्टन मार्जिन शायद रह जाएं, लेकिन 16 to 17% की रेंज में मार्जिन्स आ सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। विप्रो के लिए भी कहा जा रहा है कि सेकेंड हाफ जो है वो आउट परफॉर्म करता दिखेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग डील क्लोजर्स है जो हुए थे अब तक, डील क्लोजर्स, उसकी विजिबिलिटी यहाँ से आना शुरू हो जाएगी। ऑल इन ऑल रेवेन्यू के लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव हो सकते हैं। मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे, स्लाइट कह सकते हैं कि सॉफ्टन हो सकते हैं, और मुनाफे के फ्रंट पर शायद गिरावट हाथ लगे। Q3 गाइडेंस टोन क्या है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, लार्ज डील एग्जीक्यूशन प्लान्स क्या हैं, H1B वीज़ा फी इम्पैक्ट, कंसल्टिंग डिमांड आउटलुक, मार्जिन्स और वर्टिकल कमेंट्री, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें वॉच आउट करनी होगी। की मॉनिटरेबल्स, इन पर नज़र रहेगी। विप्रो नंबर से ठीक पहले हम देख रहे हैं गौरव 1.5% की तेज़ी दिखा रहे हैं। नॉट जस्ट विप्रो के अलावा भी IT की कई सारी कंपनियों के नंबर्स अभी तक तो आए हैं और अभी आने भी बाकी है। विप्रो, इन्फोसिस, ये नंबर्स, साइंट, LTI, माइंडट्री, तमाम पर फोकस है। आपकी राय क्या होगी? मानसी, पहले विप्रो की बात कर लेते हैं। बिल्कुल ही अंडर परफॉर्मेंस रही है विप्रो में। अगर मैं ओवरऑल IT पैक की बात करूं, नॉट ओनली दिस ईयर, अगर एक साल का भी हम इसका मूव देखेंगे तो एक क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस है। शेयर के अंदर गिरावट आना शुरू हुई थी 350 लेवल पे, आई थिंक जनवरी 22 में, और उसके बाद शेयर ने कोई मीनिंगफुल पिकअप नहीं लिया है। एक बार जरूर कोशिश की थी 320 तक जाने की, और उसके बाद आई थिंक जनवरी फरवरी दिस ईयर से दोबारा गिरावट आ गई। अब दोबारा एक बार शेयर उठने की कोशिश कर रहा है। मैं इस स्टॉक के अंदर जब तक ये 260 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई पोजीशन लेने में अभी सलाह नहीं दूंगा। एक बार 260 के ऊपर निकल के कुछ देर कंसोलिडेट करे, तब कुछ इनिशियल साइंस ऑफ रिवर्सल मिलेंगे, और उसके बाद भी क्लस्टर्ड लेवल पे नियर टर्म में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस नजर आ रहे हैं। 270-75 की रेंज में रेजिस्टेंस है, उसके बाद 85-1 की रेंज में दोबारा रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक देयर आर मल्टीपल हर्डल्स प्लेस नियर बाय। तो एक स्मूथ रन अप की तो मुझे वी शेप रिकवरी टाइप की तो कोई उम्मीद मुझे लग नहीं रही है स्टॉक के अंदर। छोटी मोटी ट्रेडिंग पोजीशन लेनी है, वो भी 260 के ऊपर ही बेट करना चाहिए, बिकॉज अभी भी इसके अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं काफी ज्यादा नजदीक में। ओके, तो चलिए विप्रो पर ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ दिख रहा है। नज़र रहेगी इन तमाम नतीजों पर। जैसे नंबर्स आएंगे, जैसे अनुमान हम नतीजों से पहले आपको बता रहे हैं, रिव्यूज़ भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है।
अपने घर की पहली रंगोली क्यों इतनी खूबसूरत लगती है? जब सपनों को हमारा सहारा मिल जाता है तो त्योहार और भी स्पेशल हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहार की उमंग। पापा भूख लगी है, मुझे भी वॉशरूम जाना है। पेट्रोल भी भराना पड़ेगा। सब मिलेगा इंडियन ऑयल स्वागत पेट्रोल पंप में। हर जर्नी को परफेक्ट बनाने के लिए इंडियन ऑयल स्वागत जैसी सुविधाएं चाहिए, क्योंकि स्वागत है हैप्पी जर्नी की रेसिपी। हम यहाँ जान पे खेल रहे हैं, तू फोन पे खेल रहा है। अरे पापा की गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कर रहा हूँ। बड़े शौकीन पापा है, इतनी बड़ी गाड़ी तो एको से कराना। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी एको पर उतना ज्यादा फायदा। नहीं फटा। अब फटी कार का एक्शन हीरो एको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। पर चलिए अब वक्त है आपको बताने का कि ऑप्शन में क्या होनी चाहिए आपकी कमाई की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। हमारे साथ आज एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं क्या होनी चाहिए ऑप्शन में रणनीति। गुड आफ्टरनून राजेश, बताइए। जी आफ्टरनून। देखिए भारत फोर्ज के चार्ट में एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। 200 DMA के आसपास बेस बना के इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो भारत फोर्ज का 1280 का कॉल ऑप्शन बाय करना है और ये लास्ट फ्यू मिनट्स में थोड़ा सा मूव हुआ है। डिप में बाय करना है अराउंड 20 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस रखना है 10 का और टारगेट रखना है 40 का। इसका जो लॉट साइज है 500 का है, तो जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा एज पर ट्रेड सेटअप वो होगा 5000 का एंड जो टारगेट प्रोबेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 10,000 के। ऑलराइट, तो चलिए भारत फोर्ज पर यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आज की रणनीति बताने के लिए। पर आपको बता दें अभी कुछ चीज़ हमें पहले खबर भी आ रही थी भारत फोर्ज के लिए कि रोल्स रॉय के लिए जो है रोल्स रॉय के साथ इन्होंने एक करार किया है। कंपनी ने प्रेस रिलीज में बताया है कि अब रोल्स रॉय को जो है वो कुछ और सप्लाईज करेंगे, कुछ और कंपोनेंट सप्लाई करेंगे और इसके चलते जो है स्टॉक में एक्साइटमेंट भी भरपूर है। बट कॉल ऑप्शन के जरिए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। पर आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को F&O सेगमेंट में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये नुकसान लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में रखकर ही ट्रेड लें अगर आप इसमें ट्रेड ले रहे हैं तो। पर चलिए इसी के साथ बाजार पर फिर से लौटते हैं। हमारे साथ गौरव लगातार बने हुए हैं और एक बार अब रुक करते हैं कुछ ऑटो काउंटर्स का भी, क्योंकि अगस्त महीने से देखें तो अब ऑटोज़ में ज़बरदस्त धूम हमने ऑलरेडी देखी है। बट मार्केट इतनी अच्छी तेज़ी दिखाने के बावजूद भी इनकी चाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। M&M की बात कर लें तो आज 2% की यहाँ पर तेज़ी है। बजाज ऑटो हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर भी लगभग 0.25% का उछाल है। गौरव, ऑटो सेक्टर में इन दोनों पर क्या है राय और कहां पर अभी भी दिख रहे हैं मौके? M&M की आपने चर्चा की। अगेन हमने एक फ्रेश रिपोर्ट रिलीज की है M&M की। तो फर्स्ट जनरल डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो सकती है। जो रिपोर्ट रिलीज की है उसमें फ्रेश में हमने बाय का रेटिंग दिया है विद प्राइस टारगेट ऑफ 4130 4130 रुपए के टारगेट के साथ हमने M&M में बाय रिपोर्ट रिलीज किया है दिवाली पिक्स के अंदर। देयरफॉर हमारा क्लियर कट स्टांस है कि M&M ने जिस तरीके का ग्रोथ पोस्ट किया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, अगर हम सेल्स फिगर की बात करें या पिछले कुछ तिमाही के क्वार्टरली नंबर्स की बात करें, तो गोइंग फॉरवर्ड भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सेलर परफॉर्मेंस M&M के स्टॉक के अंदर कंटिन्यू रहेगा और 4130 तक के हम उसके अंदर टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म व्यू है। अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की भी बात करूं तो भी यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे शेयर अवेलेबल है और इमीडिएटली हमें यहाँ से एक लगभग 201 पॉइंट का अपमूव तो मुझे क्लियरली दिखाई दे ही रहा है इसके अंदर 3700 3750 तक के लेवल्स का। देयरफॉर अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी चाहें तो एक ट्रेडिंग पोजीशन को कंसिडर कर सकते हैं 3480 के स्टॉप के साथ। ओके, तो चलिए ये टेक इस वक्त महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट्स पर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म नजरिया
हमारे एक्सपर्ट गौरव शर्मा ने आपके सामने रखा। कन्विक्शन है, ये कन्विक्शन जारी रहेगी। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हैं अब हमारे साथ। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या हैं? मानसी जी, तो मैं 2 ट्रेड रेकमेंड करूंगा बाइंग साइड पे। जैसा कि निफ्टी ने एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू दे दिया है 25,450 के ऊपर। सो अपसाइड रैली कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। सो सबसे पहला मेरा कॉल रहेगा कैन फिन होम। काफ़ी समय से ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में ही ट्रेड कर रहा है। अभी हमें ब्रेक थ्रू मिला नहीं है कैन फिन होम में, बट लगता है कि ब्रेकआउट आने ही वाला है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था और उसके ऊपर ही भी प्राइजेस मेंटेन हो रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड का है। तो 805 इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है, तो करंट लेवल पे भी इसको बाय किया जा सकता है। हमें यहाँ पे जो टारगेट रखना है वो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 780, और जो अपसाइड के जो टारगेट है वो हमें दिखाई दे रहे हैं 840 से लेकर 850 की रेंज में। सो कैन फिन होम पहला रिकमेंडेशन रहेगा। दूसरा हमारा रिकमेंडेशन रहेगा श्रीराम फाइनेंस। आज थोड़ा सा ये वोलेटाइल मोड में ये स्टॉक ट्रेड हुआ है, बट रिसेंटली हमें यहाँ पर पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट देखने को मिला है श्रीराम फाइनेंस में। तो एक दूसरा पिक रहेगा जो हम बाय करके चल सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी अदर जो फाइनेंस स्टॉक्स थे उसमें अच्छी खासी रैली आ चुकी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में श्रीराम फाइनेंस में भी इसी टाइप के मोमेंटम पिक हो सकते हैं। तो हमें श्रीराम फाइनेंस बाय करके चलना है और हमें स्टॉप लॉस रखना है 655 का। अपसाइड के टारगेट हमें 710 तक के दिखाई दे रहे हैं श्रीराम फाइनेंस में। ओके, तो चलिए ये स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। संवर्धना मदरसन पर एक टेक में जानना चाहूंगी और साथ साथ वरुण बेवरेजेस पर ही। लक्ष्मीकांत जी, आपसे ही, दोनों स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के टॉप परफॉर्मर्स है ये। संवर्धना मदरसन में करीब 3% की तेजी और वरुण बेवरेजेस में करीब 4% की बढ़त है। दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकली राय क्या होगी? देखिए, लक्ष्मीकांत जी, आप से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार ये टेक्निकल ग्लिच को ठीक कर वापस आप तक पहुंचते हम। गौरव, इस बीच आप राय दीजिए। संवर्धना मदरसन, वरुण बेवरेजेस स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 3% की गेंस दोनों शेयर्स। हाँ जी, मदरसन सुमी में एक अच्छा पुल बैक रनअप हमें देखने को मिला है। 100 रुपए के आसपास के आंकड़े से रिवर्सल आ रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और साथ ही साथ में 100 और 200 मूविंग एवरेजेस का कन्फ्लुएंस जोन भी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, और ये अपमूव कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है 112 रुपए तक। तो जिन व्यूअर्स के पास पोजीशन है, अपनी पोजीशन को बनाए रखें। फ्रेश कंसिडर करना है तो भी ले सकते हैं। छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा लें 104 रुपए का। 112 से पहला टारगेट और उसके बाद लगभग 120 का आंकड़ा भी छूने का मादा रखता है ये स्टॉक। वरुण बेवरेजेस की बात करते हैं आप। वरुण बेवरेजेस भी एक ऐसा ही शेयर है जिसके अंदर एक लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, और अब आज एक स्मार्ट अपमूव आया है इन लाइन विद अदर एफएमसीजी काउंटर्स। ये अपमूव भी एक्सटेंड होता हुआ लग रहा है 480 एक लेवल पे अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। तो एक छोटा ही ट्रेड है, केवल एक 20 रुपए का मूवमेंट यहाँ से फिलहाल तो मुझे नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर, बट जो स्टॉप लॉस है वो है लिटिल डीपर साइड पे। देयरफॉर स्टॉप लॉस टू टारगेट का रेशियो काफी अच्छा नहीं बन रहा है। तो फ्रेश बाइंग की सलाह तो नहीं है एटलीस्ट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए देखना है तो फिर ग्रेजुअली यहाँ पे एक्यूमुलेट करके धीमे धीमे किया जा सकता है, और ऑन द राइज में इसे एक्यूमुलेशन की सलाह दूंगा रादर देन अभी एक मुश्त यहाँ पे निवेश किया जाए। बीच इटर्नल के दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफे का आंकड़ा 25 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ पर जाता हुआ दिखा ना। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ये बढ़त है। इसके अलावा मुनाफे के फ्रंट पर तो बढ़त देख ही रहे हैं हम। कंपनी के अन्य फिगर्स, मार्जिन्स की अगर बात करें वहाँ पर भी इजाफा है। कंसोलिडेटेड मुनाफा 65 करोड़, जबकि एक्सपेक्टेशन से कम है ये। हालांकि बढ़त ज़रूर देखने को मिली है, 25 करोड़ से बढ़कर ये 65 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। आय 13,590 करोड़ पर जाती हुई दिखी है।
अनुमान से बेहतर कंपनी के आय का आंकड़ा पोस्ट होता हुआ दिखा है। 0.5% गेन टू 1% गेन इटर्नल के स्टॉक प्राइस में आप देख रहे हैं। 4,799 करोड़ से आय 13,590 करोड़ पर सालाना आधार पर आय में भी बढ़त है और मुनाफे के फ्रंट पर भी बढ़त हाथ लगी है, जिसका एक इम्पैक्ट इस वक्त स्टॉक प्राइस पर आप देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार वापस लौटते ही इटर्नल के स्टॉक पर हमारे एक्सपर्ट से एक टेक भी जानेंगे। के बाद आपका फिर से स्वागत है ET स्वदेश पर। इटर्नल के नतीजे यानी कि जोमेटो के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं और मुनाफा 25 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये नंबर है। और नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि इटर्नल में एक नई एनर्जी सी आ गई है और शेयर है 2% ऊपर नए हाइस पर। 362 रुपए का भाव आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो बढ़िया नंबर्स। प्रॉफिट्स के बाकी भी मार्जिन वगैरह के फिगर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। फिलहाल प्राइमा फेसी जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं निश्चित तौर पर। तो आज कंजम्पशन बास्केट तो वैसे ही बजिंग था। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, टाइटन, उसमें आप इटर्नल को भी जोड़ दीजिए। 2% के आसपास की तेजी के साथ फिलहाल आपको इसमें कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। 2 क्या बल्कि 2.5% के आसपास की मजबूती है आज के सत्र में। और निफ्टी आ गया है अब ट्रिपल सेंचुरी लगाने के मूड में। 25,600 के ऊपर जाकर निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक 750 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में है, 57,500 के टचिंग डिस्टेंस पर। और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज बेहद बेहद शानदार दिखाई दे रहा है। तो ये बाजार का आज का माहौल है। एक राय जरा निफ्टी पर भी चाहिए, क्योंकि 300 अंकों की तेजी लगभग हो गई है। गौरव जी, निफ्टी में 25,600 तो आ गया। अब यहां से जो अगला जो हर्डल होगा 25,800 का होगा, फिर 26,000 का होगा। नई सवारी करनी है या फिर थोड़ी सी गाड़ी को पीछे आने दे तब करेंगे? ये थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी पुरानी पोजीशन है तो बने रहें, क्योंकि अभी यहाँ से 150-200 पॉइंट का और उछाल बाकी है। बट हो सकता है बाजार एक दिन का पॉज ले ले, बिकॉज अगले सप्ताह में हमारे यहाँ पे दिवाली के उपलक्ष्य में 2 दिन की छुट्टी रहेगी। तो फॉरेन मार्केट्स की वजह से वोलेटिलिटी हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग नफा बांधने की कोशिश करें। तो कल के सत्र में या मे बी परसों के सत्र में जो रहेगा उसके अंदर कुछ हमें नरमी देखने को मिले। देयरफॉर फ्रेश बाइंग की मैं इन लेवल्स पे सलाह नहीं दूंगा। ऑल्दो मेरा ओवरऑल व्यू बाजार के ऊपर क्लियरली पॉजिटिव है। यहाँ से मुझे लगभग 200 पॉइंट का स्ट्रेट अवे अप मूव मिल रहा है। बट अगर एक पॉज मिल जाए और थोड़ी सी गिरावट यहाँ से अगर हमें मिल जाए 80-100 पॉइंट की, तो वो एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जहां पे एक वाजिब स्टॉप लॉस भी प्लेस किया जा सकेगा। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये व्यू। लेकिन इटर्नल आप देखिए करीब 4% ऊपर ये शेयर है और 368 रुपए का भाव हम देख रहे हैं। क्योंकि मुनाफा, आय, मार्जिन, इन तीनों फ्रंट पर प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और अगर आपको पिछली तिमाही याद हो तो जो ब्लिंकिट, जो इनकी आर्म है, जो इनकी कंपनी है, ब्लिंकिट का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। और उसके दम पर हमने देखा था कि शेयर ने एक अच्छी रफ्तार दिखाई। क्या इस बार भी ब्लिंकिट से जोश मिल रहा है? ये आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन अब ये नई हाइस पर इटर्नल कारोबार कर रहा है। और जो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है नेस्ले के बाद। 3.5% के आसपास की शानदार तेजी। लक्ष्मीकांत जी, इटर्नल को लेकर एक व्यू जरा दीजिए। लोगों ने पैसे तो बहुत बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने नहीं बनाए होंगे। उनके लिए क्या राय होगी आपकी? क्या इटर्नल में इस लेवल से भी पैसे बनेंगे? ट्रेड लेना है या नहीं लेना है? जी देखिए अभिषेक जी, ट्रेड के लिए तो अभी उपयुक्त नहीं रहेगा। ऑलरेडी इंट्राडे में 3% अपसाइड का गेन ये स्टॉक दिखा चुका है और जो ब्रेक थ्रू थे ऑलरेडी 355 के ऊपर हमें देखने को मिल चुके हैं। तो अभी जिनको बाय करना है तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। यहाँ से मुझे लगता है कि 380 तक जाने का स्टॉक मानता रखता है, तो ज्यादा अपसाइड भी हमें यहाँ से नहीं लग रहा है। तो 380 एक की लेवल रहेगा जो हमें वॉच आउट करना है। अगर हाँ, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा करेक्शन देख पाते हैं आने वाले दिनों में अराउंड दी लेवल्स ऑफ 350 355 जहां से इसको ब्रेक थ्रू मिला था, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा लेवल रहेगा एंट्री के लिए। और वहां से फिर हमें अगर रिबाउंड मिलता है तो हम 380 तक लेवल्स हम इसमें देख सकते हैं।
अभी फिलहाल के लिए तो इसको अवॉइड करना चाहिए और डिप का वेट करना चाहिए, जहां से हम फ्रेश बाइंग मोमेंटम का इंतजार कर सकते हैं। तक जा सकता है, लेकिन डिप का इंतजार कीजिए। इटर्नल में दिवाली से पहले ही ये तेजी का ये पटाखा फूट रहा है और ब्लिंकिट की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ किस तरह की रही है, ये आंकड़े निश्चित तौर पर हम देखेंगे, उसका बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए, इटर्नल करीब 370 तक गया और अब जो तेजी रह गई है 1% के आसपास की रह गई है। तो ये स्विंग बड़ा वाइल्ड है। 1% से भी कम की रह गई तेजी, 4% करीब करीब ये ऊपर चला गया था शेयर। ये फिर से राय आपसे चाहिए लक्ष्मीकांत जी। 1 मिनट पहले जो राय थी, क्या उसी के साथ आप हैं या थोड़ा रिव्यू करेंगे उस राय को, क्योंकि अब तो सारी की सारी तेजी हवा हो गई टर्नल की। जी हाँ, देखिए मार्केट काफी डायनेमिक है, तो अभी भी जो आपको लेवल्स बताए गए हैं उसी के अनुसार ही मैं रेकमेंड करूंगा। 350 355 के लेवल्स रहेंगे बाय के लिए। स्टॉप लॉस के लिए मुझे लगता है कि 340 का लेवल्स रहेगा। अगर 340 के लेवल्स कोई रिटेन करता है तो वहां से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बट जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि इसके रिजल्ट अभी आए हैं, तो जनरली इस टाइम जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी स्टॉक्स के, तो जनरली उस स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। और जब उसमें रिजल्ट आने के बाद जब स्टेबिलिटी आए तो हमें इनिशियल लेवल्स पे बाय करके होल्ड करके चलना चाहिए और फिर हमें टारगेट का वेट करना चाहिए। ठीक है, इटर्नल गिरावट हो गई है करीब करीब आधे % के आसपास की, और कंपनी का ये कहना है कि फूड डिलीवरी कारोबार में यानी कि जोमेटो में नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। लेकिन ब्लिंकिट जो उनकी क्विक कॉमर्स वाली कंपनी है, उसको लेकर देखते हैं कंपनी क्या कहती है, क्योंकि उसने घाटा ही किया था। क्या घाटा बढ़ा है, क्या हुआ है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि 346 वाला शेयर 368 से घट के फिर से 352, और इस वक्त लाल निशान के साथ आप इटर्नल को कारोबार करते हुए देखेंगे। 350 रुपये का भाव हो गया है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इटर्नल पर हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि अगर इस तरह के स्विंग्स आते रहेंगे, निफ्टी की कंपनी में करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। ना जाने निफ्टी की कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनसे कहीं ज़्यादा बड़ी ये कंपनी हो गई है। तो इस पर आगे भी हम नज़र बनाए रखेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है मार्केट एट 3 का। मार्केट एट 3 यानी कि बाजार के 3 बजे तक का पूरा लेखा जोखा लेकर हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, बताइए क्या हुआ है मार्केट में आज? जी हाँ अभिषेक, अभी तक के बाजार की तरफ देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और रियल्टी सेक्टर जो है वो लगातार दूसरे दिन उसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। हम ओबेरॉय रियल्टी की बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टी की तरफ देखें, वहीं शोभा डेवलपर्स, इन तीनों में शेयरों में 2 से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, तो हुतामाकी का शेयर देखिए 15% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, और मुनाफा कंपनी का 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। MRPL के शेयर की बात करें तो 1 से 2% की तेज़ी दिखा रहा है शेयर, और घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, और औसत से करीब 17 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। फैक्ट का शेयर भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है, और औसत से करीब 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम फैक्ट के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। कई सारे कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। मास्टेक की बात करें तो मुनाफा जो है वो 6% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, साथ ही साथ आय में करीब 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं एबिडा करीब 8% बढ़ा है, और एबिडा मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर करीब 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कजारिया के नतीजों की बात करें तो मुनाफे में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, 58% बढ़ा है मुनाफा, और आय भी हल्की सी आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ एबिडा में 31% की बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर में आज पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। अंत में खबर की बात करें तो अशोक लेलैंड पर खबर आई है, कंपनी को 670 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है वो 1937 बसों की सप्लाई के लिए कंपनी को मिला है, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर ज़बरदस्त एक्शन आप देख सकते हैं। पर इस बीच आप जोमेटो के शेयर को देखिए, क्योंकि अभिषेक जैसे इसकी चर्चा ही कर रहे थे कि जो स्विंग्स हैं वो बहुत वाइल्ड देखने को मिल रहे हैं। नतीजों के बाद लगभग 1-2% की तेज़ी ज़रूर थी, बट उससे पूरा रिवर्स होता हुआ फिलहाल जोमेटो का शेयर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी कॉमेंट्री भी कुछ इसी तरीके से आ रही है कि कहीं ना कहीं कई सारी हेडविंड्स हैं जो कि फ़िलहाल कंपनी फेस कर रही है। जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, साथ ही इंडिया में वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है। और इसके अलावा इनका देखें तो ये आने वाले समय में जो फूड डिलीवरी जो बिज़नेस है उसमें धीमी गति से जो है ग्रोथ देख रहे हैं नियर टर्म में। तो कुछ कॉशियस कमेंट्री आती हुई जोमेटो की, और अब लगभग 3% की गिरावट आप इस काउंटर में देखेंगे। एक बार लक्ष्मीकांत जी, जोमेटो पर फिर से एक बार फ्रेश लेवल्स बताइए, और एक बार स्विगी पर भी आप अपना व्यू बताइए, क्योंकि ये दोनों ही काउंटर्स हम देखते हैं कि एक टैंडम में मूव करते हैं। जोमेटो का क्या रब ऑफ इम्पैक्ट स्विगी पर भी आ सकता है? देखिए, बड़ा फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है जोमेटो में। इस शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न है। तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी इस टाइप में जब भी रिजल्ट आते हैं स्टॉक्स के, तो जनरली काफ़ी हाई वोलेटिलिटी के साथ स्टॉक ट्रेड होता है, तो जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए। मैंने जो इमीडिएट सपोर्ट भी बताया था उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर जोमेटो 340 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो एक फर्दर करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। बट वहीं पर अगर हम स्विगी की बात करें तो स्विगी में हमें आज अपसाइड के मूव देखने को मिले थे। अभी भी जो मोमेंटम है वो अपसाइड की ओर बरकरार है। हालांकि जोमेटो के रिजल्ट के आने के बाद यहाँ पर भी हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो जो अब रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 462 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर उसके ऊपर स्विगी ट्रेड करता है तो उसके बाद हमें 474 से लेकर 478 के लेवल्स हम स्विगी में देख पाएंगे। बट मुझे लगता है कि अगर ये अपने जो इमीडिएट स्विंग लो है 440 टू 442 के जोन का, अगर उसको होल्ड करता है तो यहाँ से एक अपसाइड का मूव हमें 474 तक के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है स्विगी में। स्विगी और जोमेटो, स्विगी में भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा करेक्शन आया है। अब जोमेटो देखते हैं कि सपोर्ट लेवल जो लक्ष्मीकांत जी ने हाईलाइट किए थे उनको होल्ड करने में कायम रहता है या नहीं। बट इस बीच बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या भी कम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स हैं माफ़ कीजिएगा, जो कि अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं। बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की, क्योंकि FMCG पैक से ये काउंटर भी आज एक अच्छा मूव दिखा रहा है। लगभग 4.25% की यहाँ पर भी तेज़ी है। इसके अलावा SRF केमिकल बास्केट में से SRF कई दिनों के बाद यहाँ पे 3% का मूव दिखा रहा है। गौरव, कोई रीडिंग SRF पे? कैसा देख रहे हैं चार्ट्स पे आप इसे? आज कुछ केमिकल शेयर्स में उछाल है। SRF एक दिग्गज कंपनी है इसी स्पेस की, और यहाँ से उछाल मुझे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर चार्ट्स पे देख पा रहा हूँ उस तरीके से 3300 तक की चाल तो इमीडिएटली नजर आ रही है, जो कि इसके प्रीवियस सप्लाई जोन थे, प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन थे। एक बार अगर वो सरपास हो पाता है अगर ये स्टॉक, तो फर्दर नई ट्रेजेक्ट्री में जाएगा। उसके साथ ही साथ अन्य जो और जो केमिकल कुछ कंपनीज हैं, जैसे हम पिडलाइट की अगर बात कर लें तो बहुत ही अच्छे एक सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट करके निकल रहा है। उसके अंदर भी एक अच्छी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। 1560 1580 का वो जोन है। एक बार मुझे पूरी उम्मीद है ये उस जोन तक आके एक बार अपना रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा, और अगर इस बार उसे निकलने में कामयाब हो गया तो 1650 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं उसके बाद। राइट, तो जी हाँ, SRF में आज फिर से एक ज़बरदस्त तेज़ी है। और हाल फिलहाल कुछ दिनों में जिस तरीके का हम एक्शन देख रहे हैं, आज सबसे स्ट्रॉन्ग बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी है। और अगर मैं देखूं तो पिछले 2 हफ्ते से एक तरफा मूव SRF ने दिखाया है। अगर हम 1 महीने का चार्ट पुलअप कर पाएँ तो 3 अक्टूबर के आसपास 2700 के लेवल्स पे था ये काउंटर, और वहाँ से लगभग 500 रुपये का मूव जो है SRF के काउंटर ने, यानी देख लीजिए आप 10-12% का मूव इसने बीते 2 हफ्ते में ही दिखाया है। अच्छे मूव्स, देखते हैं कि आगे किस तरीके से कंटिन्यू रहते हैं। पर कुछ ही समय रह गए हैं मार्केट को क्लोज होने में, पर उससे पहले अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ढेर सारी कॉल्स लेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और बाजार बंद होने में बस 15 मिनट बचे हैं। आइए हमें हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं अगर कोई BTST या STBT कॉल्स उनके फोकस रेडार पर हैं। शुरुआत गौरव आपसे करना चाहेंगे। कोई स्टॉक इस वक्त मार्केट में मोमेंटम जारी है और काफ़ी अच्छा एक्शन लगभग सारे सेक्टर्स में नजर आ रहा है। यस मानसी, जो शेयर मुझे अभी पसंद आ रहा है, आई विल सिंपली फ्लो विद द विंड। और जैसे FMCG पैक में अच्छी बाइंग है, तो उसी में से मैंने अपना स्टॉक चुना है टाटा कंज्यूमर। लगभग 1147-48 की रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें BTST के लिए कंसिडर किया जा सकता है। स्टॉप लॉस भी काफी नजदीक है। 1131 का स्टॉप लॉस काफी रहेगा इन लेवल्स पे। और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 1180-90 के करीब का। ओके, लक्ष्मीकांत जी, आपकी तरफ से कोई BTST या STBT ट्रेड? जी मानसी जी, मैं सिप्ला रिकमेंड करूंगा। यहाँ पर मुझे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है करंट लेवल्स पे। और 2 दिनों पहले यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव भी देखने को मिला था। करंटली स्टॉक अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो 1570 के आसपास हम सिप्ला को बाय कर सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस रखना होगा 1540 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं 1630 के। पर राय या दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से ट्रेड्स भी हमें मिल गए हैं एज BTST खरीदारी के मौके। बाजार में कन्विक्शन है और ये कन्विक्शन आगे भी जारी रहेगा, ये मानना है हमारे एक्सपर्ट्स का। फिर से एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ तमाम कंपनियां जिसके नतीजे आने वाले हैं उनके अनुमान भी आपके सामने रखेंगे और इवेंट्स और ट्रिगर्स भी आपको बताएंगे। क्या आपको पता है? ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम शानदार तेजी पर कारोबार होते हुए देख रहे हैं और निफ्टी है 250 अंकों पर। निफ्टी बैंक की बात करें 625 अंकों की ज़बरदस्त तेजी हम बाजार में देख रहे हैं। लेकिन अभी भी जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आए। एक बार नतीजे फिर से हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। और नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं कि जी एंटरटेनमेंट के शेयर में थोड़ी निराशा देखने को मिली। करीब 110 रुपये के आसपास के भाव हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज यानी कि जील के। और आप देखिए एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा है 323 करोड़ रुपए से घटकर आ गया है 158 करोड़ रुपए पर। तो यहाँ पर निराशा। मुनाफे की बात करें तो 209 करोड़ रुपए से घटकर आ गया है करीब 76.5 करोड़ रुपए पर। तो यहाँ से भी कोई खास एक्साइटमेंट नहीं, यहाँ से भी निराशा है। आय भी घटी है 2000 करोड़ रुपए से घटकर 1969 करोड़ रुपए, यानी कि आय में करीब 30-31 करोड़ रुपए के आसपास की कमी आई है। तो आय भी घटी है। मतलब कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जहां पर आपको जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आपको अच्छे दिखाई दें। आपको याद होगा कि 3-4 महीने पहले कंपनी ने ये कहा था कि वो ZEE5 जो कि इनका OTT प्लेटफॉर्म है उसका ब्रेक इवन कर लेंगे FY26 में। मार्केट शेयर बढ़ाने, मार्जिन बढ़ाने की उन्होंने बातचीत की थी। तब ये शेयर लगभग 150 रुपए के आसपास का हुआ करता था और वहां से गिरते गिरते देखिए भाव हो गया 110 रुपए के आसपास का। एक व्यू गौरव जी आपका शेयर पर, नंबर्स कमजोर। आपने अभिषेक जी लगभग सारी की सारी चीजें जो कि जी में इस समय चल रही हैं वो सारी नामांकित कर ही दी हैं। अभी कुछ बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू है नहीं इस पे। शेयर के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं है एज सच। प्राइस फ्रंट पे गिरावट ही चलती आ रही है। चार्ट फॉर्मेशंस पे क्लियरली नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। मुझे कुछ खासी उम्मीद नहीं है। आई थिंक अभी और गिरावट की गुंजाइश है। 104 और इवन 100 तक के लेवल्स भी हम नियर टर्म में इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद ना कीजिए। और उम्मीद भी क्या, मतलब बीटन डाउन स्टॉक है। बीच बीच में रह के कुछ न्यूज़ अगर आती है तो थोड़ी तेज़ी बनती है, अदरवाइज तो फिर नुकसान ही करा है निवेशकों का। 109 रुपये के आसपास का भाव शेयर में हम देख रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, दिवाली आने वाली है और आप तो अयोध्या के हैं सर, हम दर्शकों को बता दें बड़े पवित्र पावन जगह से हैं लक्ष्मीकांत जी। इस बार क्या प्लान है आपकी दिवाली की? अपने होम टाउन जा रहे हैं या फिर मुंबई में मनाएंगे? नहीं, मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ। दिवाली में वहीं पर मनाऊंगा। जी हाँ। इस बार कुछ खास हो रहा है? पिछली बार तुमने देखी कि वो राम मंदिर के चलते बड़े भव्य तरीके से सरयू के घाट को सजाया गया था, आसपास बड़ी अच्छी सजावट थी। इस बार कुछ स्पेशल हो रहा है वहां पे? नहीं, स्पेशल तो नहीं, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये मेरे ख्याल से अब हर साल ही कंटिन्यू रहेगी। तो वहां पर जो भी लोग आसपास के लोग रहते हैं, जो भी अयोध्या वासी रहते हैं,
वो अपने घर से जैसे जिसका जो भी रहता है 5 दिए, 11 दिए, 21 दिए ऐसे लेकर वहां पर जाते हैं। और जो मंदिर की जो अपनी कमेटी है वो भी अपनी तरफ से ये दिया जलाने का काम करती है। वो सरजू घाट पे भी करती है और मंदिर पर भी करती है। नहीं, बढ़िया है सर। मैं तो खैर दिल्ली एनसीआर में हूँ और अभी तक भगवान राम का बुलावा आया नहीं। जाने की जल्दी कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत ही शानदार ये छटा होगी, छवि होगी वहाँ से जो भी तस्वीरें आएंगी दिवाली की। कुछ और शेयरों पर ज़रा व्यू लेते हैं जहाँ पर आपके लिए मौके शायद बन सकते हैं। ओबरॉय रियल्टी को लेकर गौरव जी एक व्यू दीजिए। ओबरॉय रियल्टी आज अर्निंग्स के दम पर बज़ कर रहा है। ये क्या इसमें ट्रेड को लेकर जाएं, कैरी करें आगे? बीटीएसटी भी क्या कर सकते हैं क्या इसमें? अभिषेक जी कैरी कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेशन है और जिस टाइप का मूव अभी हमें देखने को मिला है, ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ थोड़ा सा अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो रिस्क एलिमेंट जरूर रहेगा, बट यहाँ पे एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। 5.5% अभी गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है, दिन के उच्चतम स्तर पे है, वॉल्यूम बैकअप है, फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी निकल रहा है। तो सारी चीजें सजेस्ट तो कर रही हैं कि एक फर्दर एक आध दिन का और अपमूव रैली बन सकती है स्टॉक में। तो यस, कैरी ओवर किया जा सकता है इस पोजीशन को। ओबरॉय रियल्टी अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस हैं तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर आज बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के नतीजे आएंगे और उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं कि स्टॉक में थोड़ी सी हलचल होना शुरू हो गई है, क्योंकि आप देखिए अभी तक जितने भी आईटी दिग्गज के अर्निंग्स आए हैं, सबसे बड़ी बात ये रही है कि कोई बड़ी निराशा हाथ नहीं लगी है और उसको मार्केट्स ने कहीं ना कहीं सराहा ही है। मिड आईटी कंपनीज में हमने ऑलरेडी एक अच्छा एक्शन देखा था, पर लार्ज कैप स्पेस में टीसीएस के नंबर्स भी अच्छे देखने को मिले। उसके बाद इन्फोसिस भी देखते हैं किस तरीके से आते हैं नंबर्स। उम्मीद तो अच्छे ही नंबर्स की है, पर एक बार लक्ष्मीकांत जी एक बार चार्ट रीडिंग दीजिए, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? कोई लेवल्स जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए सृष्टि जी, काफी सबड्यूड एक्शन रहा है इन्फोसिस का और आज के सत्र में भी एक स्मॉल रेड डोजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। 4 से 5 दिनों का सेशंस देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ही ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ से ज्यादा नीचे तो नहीं है। मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1420 1425 का। अगर इसको डिफेंड कर ले जाता है और यहाँ से अगर रिबाउंड आता है तो मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट लेवल्स है वो थोड़ा दूर है। 1530 1540 के ऊपर ही ब्रेकआउट आने की उम्मीद है। अगर ये स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो वहां से फिर अपसाइड रैली के मोड में आ सकता है। वहां से फिर हमें 1610 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल जैसा कि आज रिजल्ट आने वाला है तो पहले उसको हम एक बार रीड करना पड़ेगा, और अगर ये आने वाले सत्र में 1420 के लेवल को डिफेंड करता है और वहां पर कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो फिर हमें वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। तो अभी फिलहाल तो इसको अभी अवॉइड ही करना है। अभी फिलहाल इन्फोसिस को आप अवॉइड करके ही चलें, फिलहाल ये सलाह आती हुई। पर जी हाँ, कल के सत्र की बात करें तो कई सारी अर्निंग्स जो हैं उस लिहाज से फोकस में रहेगी। ना ही सिर्फ इन्फोसिस, विप्रो इनके नंबर्स आएंगे मार्केट बंद होने के बाद। नेस्ले इंडिया के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर बात करें आपकी ब्रॉडर मार्केट स्पेस पे तो वहाँ पर सीआई ऑटोमोटिव के नंबर्स आएंगे, एलटीआई माइंड्री के नंबर्स आएंगे, रैलिस इंडिया, पीएनबी, गिल्स और साथ ही आप देखें तो जियो फाइनेंशियल्स के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जी एंटरटेनमेंट के नंबर्स आ चुके हैं और इसके अलावा गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन सभी काउंटर्स के नंबर्स पर रहेगी फिलहाल बाजार की नज़र। पर एक बार विप्रो पर भी अपनी चार्ट रीडिंग दीजिए लक्ष्मी जी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्योंकि एक बीटन डाउन स्टॉक रह चुका है ये, पर क्या ये चलने के लिए तैयार है? में स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली इसने अपने 100 डीएमए के लेवल के ऊपर अभी फिलहाल ये क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड यहाँ से 260 तक के लेवल्स का बनता है, बट 260 एक स्ट्रॉन्ग हैंडल है। तो शॉर्ट टर्म पुल बैक के लिए 260 के टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। लोअर साइड का जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 248 का है। अगर 260 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से हमें एक बड़ा डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ से हमें 270 275 के भी लेवल्स विप्रो में देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, विप्रो को लेकर ये व्यू। चलिए 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है, अब कोई ट्रेड नहीं पूछेंगे। अब जो कुछ हुआ है बाजार में, जरा इस बार एक समरी आपको बता देते हैं और इसको रिकैप कर लेते हैं। तो बढ़िया क्लोजिंग के लिए तैयार हो जाइए लगातार दूसरे सत्र में, और निफ्टी है 250 अंक ऊपर, 1% की पूरी तेजी है। 25,573 के लेवल आप स्क्रीन पर देखेंगे, 25,600 के ऊपर गया था। ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। निफ्टी बैंक की बात करें, 600 अंकों की शानदार तेजी, 57,400 के आसपास निफ्टी बैंक की। ऊपरी स्तरों से हल्का सा दबाव है, 57,500 को पार नहीं कर पाया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़िया रहा, आज 1700 शेयर चढ़े हैं, तो करीब 1200 शेयर आज गिरावट के साथ बंद होने जा रहे हैं। और मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी एक्शन बढ़िया रहा है। लेकिन निराशा कहां पर हुई है? निराशा हुई है इटर्नल से। नतीजे जब इसके आए तो ये शेयर काफी तेजी से ऊपर गया, लेकिन फिर फूड डिलीवरी वाले कारोबार को लेकर कंपनी का एक स्टेटमेंट आया कि उसमें थोड़ी सुस्ती दिख रही है, और उसके बाद हमने देखा कि पूरी की पूरी तेजी रिवर्स हो गई, यानी कि 368 वाला शेयर आ गया 341 पर। ये शार्प रिवर्सल, अमूमन इस तरह का माहौल देखने को मिलता नहीं है इटर्नल में। तो ये एक कह सकते हैं कि जाते जाते एक्सीडेंट एक हो गया। HDFC लाइफ सुबह से ही कमजोर था, आखिर में भी करीब 2.2% की नरमी के साथ ही ये शेयर बंद होने जा रहा है। अदरवाइज माहौल ठीक था। इन्फोसिस नंबर से पहले 0.25% की कमजोरी, लेकिन कंजम्पशन ने क्या बाजार में आज धूम मचा के रखी है। नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, ये तमाम शेयर आज के सत्र में चले हैं। और एक और शेयर जिसके नतीजों पर आगे हमारी नजर रहेगी और उसी ने बाजार को पूरा जोश देने का काम किया, वो है रिलायंस का। आज 1400 रुपए का हाई बनाया है रिलायंस ने। 1380 रुपए के आसपास घूमता रहता था, आज 1400 रुपए तक ये पहुंचा है। और इसके अलावा जो बड़े शेयर जिन्होंने बाजार को दम दिया, क्योंकि आप देखेंगे कि बैंकिंग में HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक भी नतीजे हालांकि बहुत कोई सॉलिड नहीं आए थे, बावजूद उसके और परफॉर्मेंस आज हमें देखने को मिली। और उसके चलते निफ्टी में जो तेजी रही 250 अंकों के आसपास की रही है। ऑटो में आज हमने देखा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी 2% के आसपास की तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। एंसिलरी में सोना BLW का शेयर चला, अच्छे नतीजों से उभरा। रियल्टी के शेयर में हमने अच्छी तेजी देखी, लेकिन नंबर्स के बाद KEI इंडस्ट्रीज का शेयर टूटा। हालांकि इसके नंबर में भी कुछ ऐसे निराशाजनक चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी 6% गिरा है, क्योंकि मार्जिन थोड़ा कॉम्प्रेस हुआ है, अनुमान से कम आए थे। और इटर्नल करीब वायदा में 4% के आसपास से गिरावट के साथ ये क्लोज किया है। तो आज का सत्र ओवरऑल बहुत ही दमदार। कल की अच्छी तेजी के बाद आज फिर से एक फॉलो बाइंग बाजार में आई है, और 25,500 के क्रूशियल एक रेजिस्टेंस को निफ्टी पार करके ऊपर गया है और कदम बढ़ा दिए हैं। 25,600 के ऊपर तो गया ही था। अब हम आगे बातचीत करेंगे कि 25,800 कब आएगा, लेकिन बढ़िया सत्र निफ्टी बैंक चला, करीब 625 अंक। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। गौरव जी, लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे। सृष्टि को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी कराएंगे हम कल की तैयारी। कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।